Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. स्टार्ट करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर से एक सवाल एग्जाम में जरूर आता है। कोई भी एग्जाम बना रहे, बोर्ड का हो, ठीक है, आईआईटी का हो या नीट का हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो इंडक्शन वाला हम कहेंगे चैप्टर जो है ना, वो फोकस रखना है उस पर और अच्छे से समझ लेना है। ईएमआई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। इसमें एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर आपको फ्लक्स का चेंज और फ्लक्स कैलकुलेट करना आ गया तो इसका क्वेश्चन आप लगा लोगे। मतलब हमने क्या कहा, अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना और वो किस तरह से चेंज हो रहा है इसको कैलकुलेट करना आ गया तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। इन सब में इंडक्शन में केवल एक ही दिक्कत होती है, मैथ्स ज्यादा यूज होती है। ठीक है, मेन समस्या केवल और केवल आपकी मैथ है। ठीक, अगर आप मैथ अप्लाई करना सीख जाओगे तो इंडक्शन चैप्टर आसानी से हो जाएगा, और अगर आपको मैथ अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो आपसे ये चैप्टर नहीं होगा। मोस्टली आप ऐसे मान चलो, मेडिकल स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि कारण केवल मैथ है। ठीक है, अगर मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब वही है ना, उनको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, मतलब कैलकुलस, एक्चुअली मैं आपको मेन चीज है कैलकुलस। तो अगर आप कैलकुलस यूज करना जानते हो तो ये चैप्टर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मेन चैप्टर में दिक्कत जो है वो केवल और केवल कैलकुलस की है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अब हमें बता दो। ठीक है, तो चलो हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ आपके एक्सपेरिमेंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट करके इनको नाम दिया गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 मतलब 6 चैप्टर है, तो एक्सपेरिमेंट 6.1, 6.2 एंड 6.3 करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऐसे बात चलो कि उस टाइम की ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। जैसे आप कहोगे कि पहिए की डिस्कवरी, ठीक है, आग की डिस्कवरी, ये सब जो है वो मानव सभ्यता की हम कहेंगे कि बहुत बड़ी एक तरह से क्या थी, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। ठीक है, क्रांति थी एक तरह से। इंडक्शन का भी कुछ इसी तरह से रोल है। ठीक, मतलब पहले आप कहोगे जो न्यूटन ने जो लॉ दिए थे या जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया था, उसके बाद से फिर इंडक्शन और आपका इसी तरह सेमीकंडक्टर। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने पूरा का पूरा सब सिस्टम ही बदल के रख दिया। ठीक, क्यों इंडक्शन इतनी बड़ी डिस्कवरी माना जाता है? क्योंकि इंडक्शन ही एक्चुअली में हम कहेंगे कि आज के टाइम पे मॉडर्न मतलब एज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे एक तरह से आपको फीजिबल मेथड है। इंडक्शन की हेल्प से ही आप इलेक्ट्रिसिटी को इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, ये जो है ना बाय एक्सीडेंट, मतलब कोशिश कुछ और की जा रही थी तो और हो कुछ और गया था। मतलब जब फैराडे इसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो वो केवल मैग्नेट को एक कॉइल के चारों तरफ रख के देख रहे थे और वो चेक कर रहे थे, क्योंकि किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें एक कुछ गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन सा महसूस हुआ या एक डिफ्लेक्शन सा दिखा। ठीक है, तो फिर वो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ इसको पता करने के लिए उन्होंने एक बार मैग्नेट को एक कॉइल के चारों तरफ रख के देखा, तो वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया या कोई भी उनको डेविएशन ऑब्जर्व हुआ नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उसको मैग्नेट को उस लूप की तरफ फेंका, तो जब वो मैग्नेट उस लूप से पास हुआ, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस लूप से पास हुई और उनमें टाइम के साथ साथ चेंजमेंट हुआ और उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होने लगा। ठीक है, या वो जो है वहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो जो इंडक्शन है वो एक तरह से आप मान के चलो
कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही हम कहेंगे मॉडर्न टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मेथड है। इसी की हेल्प से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो। तो इससे रिलेटेड फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, तो हम एक्सपेरिमेंट एक बार आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से थे। 6.1, 6.2, 6.3 करके आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था, क्या था वो एक्सपेरिमेंट? तो हमने जैसे कि पहले ही कहा कि आपको कुल मिला के फ्लक्स और उसका लिंकेज और उसका चेंजमेंट यही ऑब्जर्व करना है। और फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, इसका या इसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर लेंगे। इमोशनल ईएमएफ हो जाए उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इमोशनल ईएमएफ के बारे में आइडिया ले लेते हैं और फिर उसके बाद फ्लक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट 6.1, 6.2, 6.3 है वो भी हम अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो पहले हम इमोशनल ईएमएफ एक बार आपको एक्सप्लेन कर दें क्योंकि इसका फ्लक्स से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इमोशनल ईएमएफ में आप क्या कहोगे? ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टिंग रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है या एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इससे रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, कुछ टॉपिक आपके 10th के क्लास में भी थे, ठीक है। इमोशनल ईएमएफ से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक 10th क्लास में थे। उसमें एक कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिसमें हमें ये पता करना होता था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप वायर को या किसी कंडक्टर को मूव कराते तो उसमें ईएमएफ की डायरेक्शन किस तरफ आएगी। और उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते थे, है याद किसी को? कुछ है ना, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, दो रूल थे, किसके थे नाम नहीं याद आ रहा। राइट हैंड यूज करते थे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो वहां देखो आपकी जो 10th क्लास में केवल और केवल आपकी डायरेक्शन थी, आपका ये डेटा नहीं था कि कौन सी वैल्यू कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ठीक है। अब हम कहेंगे कि आपको फॉर्मूला भी डिराइव करना है, उसको अप्लाई करना भी सीखना है, ठीक है। फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करेगा, किस तरह से ईएमएफ की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको अब स्टडी करनी है, ठीक। हमारे हिसाब से जो है फॉर्मूला कम से कम 10th की बुक में दे देना चाहिए था क्योंकि अब एकदम से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। क्या है मोशनल ईएमएफ? तो जैसा कि मतलब ये है, मोशनल मतलब मोशन की वजह से, और ईएमएफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू मोशन, ये हो जाएगा आपका ईएमएफ। तो ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, जब भी हम कहेंगे कि मोशन की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा उसे हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। तो उसमें लिखा हुआ, इफ वी मूव अ कंडक्टिंग रॉड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये तो हमने पढ़ा ही था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज को मूव कराते हो तो क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज को मूव कराते हो तो उस पर एक फोर्स आता है। क्या नाम था उस फोर्स का? उस फोर्स का नाम था लॉरेंज फोर्स, ठीक है। उस फोर्स का नाम होता है लॉरेंज फोर्स, ठीक। तो ये हम बता ही चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये फॉर्मूला क्या था लॉरेंज फोर्स का? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर आप मूव कराओगे तो ये फोर्स आएगा QV क्रॉस B, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो जैसे किसी कंडक्टिंग रॉड को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, किसी कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जहां कंडक्टर जाएगा वहां फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अगर फ्री कंडक्टर में वेलोसिटी है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन में भी वेलोसिटी होगी, और जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, इन पे जैसे ही आप इसी को मैग्नेटिक फील्ड में रख के मूव कराओगे इन इलेक्ट्रॉन्स पे आएगा फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएंगे डिफ्लेक्ट। तो जो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन लें। जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो जो कंडक्टर्स हैं के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी उस कंडक्टर के साथ मूव करेंगे, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के साथ मूव करेंगे तो उनमें
एक फोर्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड में जिसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इस लॉरेंज फोर्स की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, भीड़ जमा करने लगते हैं। और इनके जो काउंटर आयंस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके भीड़ जमा करने लगते हैं। तो एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो जाता है और एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट हो जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये ध्यान रहे। अब वैल्यू कैलकुलेट करें हम, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो हमने क्या कहा, जब आप कंडक्टर को मूव कराओगे तो कंडक्टर को मूव करने पर क्या होगा, कंडक्टर को मूव करने पर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें भी वही वेलोसिटी आएगी और उनमें क्या होगा, वेलोसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि लॉरेंज फोर्स आएगा। लॉरेंज फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साइड में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जहां से भी निकले होंगे उनके जो काउंटर आयंस होंगे, जो पॉजिटिव पार्ट्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, बीच में जनरेट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसे ही कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और ये किसकी वजह से जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है मोशन की वजह से, इसीलिए नाम इसे दे देते हैं लोग मोशनल ईएमएफ। अगर रॉड में मोशन आप नहीं कराओगे तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अब किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा उसको भी समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ में हम कहेंगे, इफ यू मूव अ कंडक्टिंग रॉड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड देन फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। एज अ रिजल्ट दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। दिस रिजल्ट्स इनटू अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम बात करें, हमने कहा कि जो कंडक्टर है उसकी वेलोसिटी है आपकी v वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है e। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ दे रखी है आपने, अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्रॉस का मतलब क्या था, जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, देखो सारे इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ जा रहे होंगे v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर है ही। तो जब आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है q v क्रॉस v। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमारा, वेलोसिटी के अलोंग हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को रखेंगे और उनको फोल्ड कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी के अलोंग रखेंगे और उसे फोल्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो सभी लोग करके देखें, अपने हाथ को वेलोसिटी वाले वेक्टर के पैरेलल करो, राइट हैंड को ध्यान रहे, और उसके बाद उससे उंगलियों को अंदर की तरफ फोल्ड कर दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है। थंब आपका किस तरफ जा रहा है, थंब आपका जा रहा है अपवर्ड, लेकिन भैया ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये जो फोर्स हो जाएगा ना ये नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस लग जाएगा, एक माइनस ई वी क्रॉस वी, और इस माइनस की वजह से फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया। अब क्या कहोगे आप, अच्छा जो पॉजिटिव पार्ट्स होंगे उन पे अपवर्ड फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ आपका कैसा चार्ज दिखने लगेगा, आपको यहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा, और यहाँ कैसा चार्ज दिखने लगेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम बात करें जो आपका फोर्स आ रहा था, कितना फोर्स आ रहा था, EVB इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन बना ले रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन बना लिया हमने। अब क्या कहेंगे हम, अब हम कहेंगे इस पे मैग्नेटिक फोर्स बना ले रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आ रहा था, इस तरफ आ रहा था, कितना आ रहा था, EVB आ रहा था। अब हम कहेंगे, अब हम बनाएंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना रखी है हमने। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी तो हम कहेंगे फोर्स किस तरफ आएगा, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना, E इंटू ई। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो फोर्स ऊपर आएगा, E इंटू ई। तो अब यहाँ पर आप क्या कहोगे, ई इज इक्वल टू EVB। तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। भाई आप सीधी सी बात है, अगर ये फोर्स ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सब नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, और जब ये नीचे शिफ्ट होते जाएंगे तो नीचे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों डायरेक्शन में हम कहेंगे कि अगर ज्यादा इकट्ठे होने लगेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या गैदरिंग बंद ना हो जाए, ठीक है, वो तभी हो पाएगा जब E इज इक्वल टू EVB हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, B इंटू B, और या E अपॉन B का रेशियो क्या आ गया, वेलोसिटी के इक्वल। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यूनिट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो ये, ठीक है। निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट आसान नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट आसान नहीं है। तो आप सीधे याद रखो कि आपकी यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम आते हैं पोटेंशियल पे, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो कैलकुलेट कर लिया, कितनी आ गई है, B इंटू V आ गई है। लेंथ क्या है, कंडक्टर की लेंथ है L। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, V और E में, है यार किसी को, E इंटू L या E इंटू D, ये आपको ध्यान रखना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। कितनी आई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आई थी BB, और लेंथ क्या है L, क्या आ गया आपका फाइनली, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो आ गया BLB। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनली आपका जो फॉर्मूला आ गया मोशनल EMF का या V इंड्यूस का, वो हो गया BLB। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी तो शुरू हुई है। मतलब आपको बात है ना कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो कैसे स्केलर और वेक्टर को हम रिलेट करेंगे, सारी चीजें ये अब ध्यान रखना है जब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम और इसके एनालिसिस धीरे धीरे स्टार्ट करते जाते हैं। हमने रॉड ले लिया अभी एक, ठीक है, हमने एक रॉड ले ली और इससे हम V वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं। रॉड को हम ले जा रहे हैं V वेलोसिटी से आगे की तरफ। अब हम कहेंगे फिर से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, जा रहे होंगे, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई बात। तो हम कहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फिर से फोर्स आएगा। किस तरफ आएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो जाएगा ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो नीचे। तो हम कहेंगे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आपके यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, होंगे, और सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक, अब लेकिन समस्या तो ये है ना, यहाँ जो लेंथ है, ये लेंथ तो आप क्या मानोगे, बहुत छोटी मानोगे, अप्रोक्सीमेटली 0। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, V इंड्यूस 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि L 0 है। ठीक है, तो थोड़ा आप दोनों को रिलेट करें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, क्या दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, इसमें और इसमें। देखो लेंथ अभी भी रॉड की ये वाली L ही है और यहाँ पर ये वाली L है, फर्क क्या हो गया है, क्या डिफरेंस आ गया इसमें और इसमें। इसमें जो देखो लेंथ थी ना, वो वेलोसिटी के क्या थी, ये जो लेंथ है इसमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और यहाँ जो लेंथ है वो वेलोसिटी के
अलोंग है, ठीक है। यहाँ जो है वो वेलोसिटी के अलोंग है, ठीक। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ का ओरिएंटेशन आपकी पोटेंशियल या वी इंड्यूस की वैल्यू को डिफाइन करेगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेंथ को किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, या लेंथ को किस तरह से लेंगे। तो हम एक एग्जांपल अगर लें, अब हम लेंथ कुछ इस तरह से ले लें, ये ले लें, ठीक है, या हम चलो लेंथ कुछ इस तरह से ले लें। जो ये रॉड है ना हमारी, वो कुछ इस तरह से, तो लेंथ हमारी अब वो कुछ इस तरह से है। क्या करोगे अब? हम मान ले रहे हैं एंगल आपका ये थीटा है। कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है ना, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो लेनी पड़ेगी। इस रॉड को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट जो कि वेलोसिटी के अलोंग हो जाएगा, और एक उसका वर्टिकल पार्ट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ एल थी, तो ये वैल्यू क्या आएगी? एल साइन थीटा। यही लेंगे ना, अब एल साइन थीटा ही तो लेंगे हम। एल कॉस थीटा तो क्या है? एल कॉस थीटा तो आपका वेलोसिटी के अलोंग है। तो ये भैया पोटेंशियल डिफरेंस में आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा केवल एल साइन थीटा। तो जब आप यहाँ फॉर्मूला लिखोगे ना वी इंड्यूस का, तो आप क्या लिखोगे? वी एल साइन थीटा इंटू में वी। तो कुछ बात समझ में आ रही है? कौन सी लेंथ लेनी पड़ी हमें? हमें लेंथ लेनी पड़ी परपेंडिकुलर वाली। हमें लेंथ लेनी पड़ी जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पार्ट था उसका। तो आप कहो, क्या कहोगे, कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर एक लेंथ वेक्टर का एज्यूम किया जाता है, जिसे कहा जाता है वेक्टर एल, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है लेंथ, रॉड की लेंथ के अलोंग होगी। अब यहाँ पर हमने क्या कहा? एल इंटू वी साइन थीटा कब आएगा? क्या करें एल और वी के बीच में? आपका एल लेंथ वेक्टर भी हो गया, आपका वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया। एल वी साइन थीटा कैसे आएगा? क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट, वी इंटू में एल क्रॉस वी, ठीक है। अब तो समस्या तो ये हो गई ना, ये कैसी क्वांटिटी है हमारी? ये कैसी क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा आ रहा है? ये कैसी क्वांटिटी आ रही है? वेक्टर आ रही है, ठीक। अब दिक्कत हो गई, तो क्या करेंगे? अब इसको भी हमें स्केलर तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाओगे। इसका एक्चुअल फॉर्मूला आता है, ये ध्यान रखना है, हमने पहले भी कहा था, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी या नीट की, तो सारे फॉर्मूले आपको वेक्टर फॉर्म में याद रखने पड़ेंगे। बीएलबी बोर्ड वाले रट्टा मारते हैं, ठीक है, और वो भी उनको पता नहीं होता, बस फॉर्मूला रट लेते हैं। आंसर इसका फाइनल फॉर्मूला होता है बी डॉट एल क्रॉस बी, इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका जो फाइनल होगा ना, वो क्या आएगा? स्केलर आएगा। बात समझ में आ गई? बात ये भी है ना, अगर वेलोसिटी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नहीं हुई, ठीक है, मतलब इसका जो एल क्रॉस बी जो आएगा ना रिजल्टेंट, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होगा उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गई, तो कोई फोर्स ही नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, वो मूव ही नहीं करेंगे। वी इंड्यूस का वो क्या जाएगा? वो आ जाएगा आपका बी डॉट एल क्रॉस बी, ठीक है, बी डॉट एल क्रॉस बी। तो अब आप क्या कहोगे? यहाँ पर हमने क्या कहा? ये आपको ध्यान रखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अगर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं आएगा, कोई भी इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आप पहले तो ये ध्यान रखें कि हम किस तरह से यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब ये ध्यान रहे, अगर हम आपको तीनों, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी 3D वेक्टर दे दें, ठीक, लेंथ भी आपको अगर हम 3D वेक्टर दे दें, ठीक है, आपको वेलोसिटी भी अगर हम 3D वेक्टर दे दें, तो क्या होगा? आप ELV से कर नहीं पाओगे कुछ भी, आपको अल्टीमेटली यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि तभी आप इन सब 3D वेक्टर से आप क्या निकाल पाओगे, वी इंड्यूस की वैल्यू। इस तरह के सवाल आ चुके हैं, तो इसलिए आप क्या ध्यान रखें, आप ध्यान रखें कि हम किस तरह से कंसीडर करेंगे लेंथ वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को। ठीक है, तो इसके बाद नीचे देखो लिखा हुआ है व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग वायर, इन दिस केस लेट द लेंथ ऑफ डैश लाइन बी इक्वल टू एल। ठीक है, इफ वी टेक द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो एक तो तरीका देखो ये होता है कि आप क्या कर लो, आप वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो। दूसरा तरीका ये होता है आप लेंथ के कंपोनेंट कर लो। ठीक है, जैसे हम क्या कहेंगे, जब आपने इस तरह से रॉड बनाई थी और हम बोल रहे थे ये हमारी वेलोसिटी, ये एंगल थीटा है, तो आप क्या कर लो, एक तो कंपोनेंट ले लो इसके अलोंग v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ले लो इसके परपेंडिकुलर v sin थीटा। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे यहाँ पर, आप चाहे तो v cos थीटा यूज कर लो, मतलब चाहे तो लेंथ के कंपोनेंट कर लो, चाहे स्पीड के कंपोनेंट कर लो। ठीक है, तो आप जो स्पीड के कंपोनेंट कर लोगे तो जो अलोंग आ जाएगी उसकी वजह से मोशनल ईएमएफ आएगा नहीं, परपेंडिकुलर की वजह से आएगा, वो क्या हो जाएगा आपका v sin थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, so if we make the component the velocity vector, then the component perpendicular to the length will induce EMF and component along it will not induce EMF. ठीक है, the EMF induced between the points E and S will be VLB sin theta. ठीक है, VLB sin theta, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, inside uniform magnetic field B, if we move a conducting wire with a velocity V, then the EMF induced between the two ends can be given by the formula vector B dot vector L cross V। ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था आपको वेक्टर वाला फॉर्म याद रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। where L is the length vector joining one end to the other। लेंथ वेक्टर निकालने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे पूरा वायर नहीं यूज किया जाता है। अगर आपका वायर कुछ इस तरह से है तो लेंथ वेक्टर केवल ये होगा, मतलब सॉरी ये होगा उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, और जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर होगा। अब अगर वेलोसिटी आपकी इस तरह से दी हुई है तो इसके भी आप कॉम्पोनेंट करेंगे, क्या लेंगे, v sin थीटा लेंगे। तो देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। एक है आपका लेंथ वेक्टर, और लेंथ वेक्टर कैसे आएगा, लेंथ वेक्टर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके आएगा। तो आपको ये लेंथ नहीं लेनी है, तो पहले तो आप ये वायर का शेप देख के ये डिसाइड करेंगे कि आपका लेंथ वेक्टर क्या होगा। दूसरा आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका वेलोसिटी वेक्टर आपको जो लेना है वो किस तरह से है। तो ये हो जाएगा v sin थीटा जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर होगा। तो दोनों चीजें ध्यान रहे, लेंथ वेक्टर वायर का शेप नहीं होता है, वायर के स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपकी एनालिसिस हो गई BLV वाले फॉर्मूले की। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक और पार्ट पे। तो मोशनल ईएमएफ में अभी आपने जो मोशन कंसीडर किया था वो ट्रांसलेटरी मोशन था, प्योर ट्रांसलेशन। पूरी की पूरी रॉड जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में अभी आपने क्या लिया था, वी इंड्यूस लिया था। अब आप क्या करोगे, अब हमें लेना है रोटेटिंग रॉड। अगर रॉड रोटेट हो रही है तो किस तरह से हम ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो a rod is rotating with a uniform angular velocity inside a uniform magnetic field. What is the EMF induced between the two ends? In this case, you have to realize that different point will have different velocity. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला तो यूज कर सकते हो BLV, लेकिन समस्या है एक, क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो। किससे रोटेट कर रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हो। एक समस्या अब यहाँ पर क्या है, आप V इंड्यूस का फॉर्मूला तो यूज कर सकते हो BLV, लेकिन दिक्कत क्या है, V क्या है आपकी, V होती है लीनियर वेलोसिटी। V आपकी क्या है, V आपकी है लीनियर वेलोसिटी। और हमें यहाँ क्या दी हुई है, हमें यहाँ दी हुई है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक,
ये तो एक बात हो गई या एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है, ये जो रॉड है ना, इसके सारे पार्ट्स अलग अलग वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे होंगे। इसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी, इसकी कुछ ज्यादा होगी, इसकी कुछ और ज्यादा होगी, इसकी कुछ और ज्यादा होगी, ये तो और ज्यादा हो गया, और ज्यादा। ठीक है, समस्या क्या हो जाएगी? तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हो रहा है। समस्या क्या हो जाएगी? समस्या ये हो जाएगी कि किसी भी पार्ट की वेलोसिटी सेम है ही नहीं। तो हम बीएलवी वाले फॉर्मूले में करें तो करें क्या? ठीक, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, अब यहाँ जैसे जब भी दिक्कत शुरू होती है या कोई वेरिएबल होता है ना, तो बस एक ही चीज याद आती है, क्या? कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे कैलकुलस का यूज। हम क्या करेंगे? हम इस रॉड को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे ब्रेक। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने वाई डिस्टेंस पे एक छोटी सी रॉड काट ली। कितनी? डी वाई की। थोड़ा बड़ा कट गया है, लेकिन मतलब आप मान चलो बहुत छोटा है। और ये जो रॉड हमने काटी ना, इसको बाहर निकाल लो, मैग्नीफाई कर लो बड़ा करके। तो आप कहोगे जो रॉड हमने काटी थी वो कुछ रॉड ये है, और इसकी वेलोसिटी, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है डी वाई, और इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी है वी। कहाँ काटा था? हमने काटा था इसको वाई डिस्टेंस पे डी वाई का। अब एक बात समझें आप, क्या भैया, कैलकुलस हम यूज इसीलिए करते हैं कि जो हमारा वेरिएशन दिख रहा था ना हमें, वो वेरिएशन हम उतने में मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म रहेगा, वेरिएशन होगा नहीं। मतलब आप क्या मानोगे? ये रॉड इतनी छोटी है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में वेलोसिटी का चेंजमेंट होगा ही नहीं। आइडियली तो कहा जाए यहाँ वेलोसिटी वी वाई होगी और यहाँ वेलोसिटी वी वाई प्लस डी वाई होगी। फॉर्मूला क्या होता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में? सॉरी, ओमेगा वाई। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना। तो इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी y और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी y प्लस डी वाई। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? यहाँ हो जाएगा ओमेगा y और यहाँ हो जाएगा ओमेगा y प्लस डी वाई। तो अगर आप डिफरेंस देखो ना, तो डिफरेंस केवल ओमेगा डी वाई का तो है, और हम मानेंगे क्या? डी वाई बहुत छोटा होगा, तो उसे जीरो कर लेंगे भाई। 1 के रेस्पेक्ट में 10 टू दी पावर -8 या 10 टू दी पावर -10 लगभग जीरो ही है, क्या मतलब उसका? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, तो दोनों तरफ वेलोसिटी सेम हो जाएगी। हमें फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल एलिमेंट था ना, ये अब ट्रांसलेशनल मोशन में ही है। केवल कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू ओमेगा वाई है। अब आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे? आप कहोगे dv इंड्यूस्ड। भैया ये छोटा सा जो पार्ट काटा था ये वाला, हम कहेंगे मान रहे इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डिफरेंशियल है। कितना है? dv इंड्यूस्ड, और dv इंड्यूस आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा bl, v के फॉर्मूले से b dy इंटू में v, और v कितना आ गया? ओमेगा वाई। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया b ओमेगा वाई डी वाई। अब इसी को आप कर दोगे इंटीग्रेट। क्या कर देंगे इंटीग्रेशन में हम? कहां से कहां? 0 टू l। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2। वाई स्क्वायर बाई 2। फिर लिमिट कहां से कहां? 0 टू l आ जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? यस सर। कोई डाउट किसी को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके दो हो गए इसमें, ये ध्यान रहे। क्या क्या दो चीजें हो गई? एक हो गया आपका मोशनल ईएमएफ किसके केस में? एक हो गया आपका मोशनल ईएमएफ रॉड के केस में ट्रांसलेशनल मोशन में, और दूसरा हो गया आपका मोशनल ईएमएफ किसके केस में? रोटेटिंग रॉड के केस में। ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको एनालिसिस करनी हो ना, या सर्किट वगैरह दिया जाए, क्योंकि अब ये जो मूविंग रॉड है ये आपकी कई जगह बैटरी की तरह यूज होगी, तो आप सिंपली चाहो तो इसे एक रिप्लेस कर सकते हो बैटरी से। ठीक है, आप इस तरह से उसको रिप्लेस कर दोगे। जिस तरफ आपका पॉजिटिव टर्मिनल उस तरफ आप पॉजिटिव टर्मिनल बना लोगे। जो ये पॉजिटिव एंड था ना आपका, तो इस तरह पॉजिटिव एंड टर्मिनल बना लोगे। ये नेगेटिव एंड है तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल बना लोगे, और आपका फाइनली आप क्या लिख दोगे? हमने कहा रॉड नहीं है, ये बैटरी है। किसकी बैटरी है? BLV की बैटरी। ठीक,
तो ये आप लिख सकते हो, मतलब जरूरत पड़ने पे इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट यूज कर सकते हो। अब हम कुछ केसेस अगर एज्यूम करें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना था कि जो आपने लेंथ ली थी ना वो कहाँ से ली थी, वो इस एंड से ली थी, यहाँ से ली थी। तो अगर आप चाहो तो इसको भी एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। कितनी बैटरी से? बी इंड्यूस इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की बैटरी से इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव एंड कहाँ आएगा? अब इसमें देखो वेलोसिटी तो इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखो जिस तरफ थंब होगा ना वहां पॉजिटिव एंड जाएगा, और जिस तरफ आपका थंब मतलब थंब के या पॉजिटिव के दूसरी तरफ आपका नेगेटिव आएगा। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, ये आपका पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव एंड हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एंड हो गया, एक नेगेटिव एंड हो गया, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। इस रॉड को हमने रोटेट कर रहे हैं इस सेंटर के अबाउट, L/2 के अबाउट, ठीक है, ओमेगा से। हम पॉइंट मार्क कर दे रहे हैं, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। आपको निकालना है VA माइनस VO, आपको निकालना है VB माइनस VO, और आपको निकालना है VA माइनस VB। करो, और अगर ये हो जाए इसी को घुमा लेना है फिर L/4 डिस्टेंस के अबाउट, मतलब पहले सेंटर के अबाउट L/2 के अबाउट, और जब ये हो जाए तो फिर इसको घुमाना है सेंटर के मतलब L/4 के अबाउट। मैग्नेटिक फील्ड B है अंदर की तरफ, अगर किसी को डाउट है, वैसे ये अंडरस्टूड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, अंदर की साइड है। तो देखो यहाँ पर आप करेंगे क्या, चलो हम बता दे रहे हैं। ये पॉइंट O और जो पॉइंट A है ना, आप ऐसे मान लो ये आपकी आधी रॉड है, ये ज्यादा मतलब पूरी रॉड है ही नहीं, और रोटेट हो रही है इस पॉइंट के अबाउट। कितनी लेंथ हो जाएगी इस रॉड की? L/2। तो अभी आप फॉर्मूला जो यूज कर रहे थे, अच्छा पॉजिटिव एंड यहाँ आएगा और यहाँ आएगा आपका नेगेटिव एंड, ठीक, क्योंकि आप आधी रॉड मान के चल ही रहे हो। तो V इंड्यूस क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। L की जगह क्या डाल देंगे, L/2 का स्क्वायर, क्या जाएगा आपका बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका VA माइनस VO, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि B वाले एंड पे भी कैसा आएगा चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जनरेट होगा, यहाँ आपका नेगेटिव आएगा। तो जब आप फिर यहाँ पर भी निकालोगे ना, तो यहाँ पर रॉड क्या हो जाएगी, यहाँ रॉड आधी हो जाएगी नीचे की तरफ और रोटेट हो रही होगी इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर B में कहोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, VB माइनस VO भी आ जाएगा आपका बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ठीक। और ये कितना आएगा आपका VA माइनस VB, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखो तो ये रॉड सेंटर के अबाउट घूम रही थी ना, तो जो इफेक्टिव आएगा ना वो आपका दोनों का डिफरेंस वो 0 ही हो जाएगा, जो इफेक्टिव दोनों का डिफरेंस आएगा वो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखो। तो इसमें दोनों के आंसर क्या हो गए, VA माइनस VO, VB माइनस VO, दोनों के आंसर हो गए आपके बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है। और आपका सेंटर के अबाउट या VA माइनस VB क्या हो जाएगा, वो जाएगा आपका 0। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ो। एक हमने क्वेश्चन और दिया था, कौन सा सवाल था, रोटेशन किसके अबाउट, L/4 के अबाउट। फिर से वही निकालना, ये पॉइंट A है, सॉरी O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपको निकालना है VA माइनस VO एंड VB माइनस VO एंड VA माइनस VB। ये क्या है, 9B ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 32। अब इसमें आप क्या करोगे, जो आप हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ले रहे थे वहां L की जगह डाल दोगे 3L/4, और नीचे जो L/4 ले रहे थे वहां क्या डाल दोगे आप, उसमें भी L/4 डाल दोगे, और सिंपली क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों को VA माइनस VO आ जाएगा आपका बी ओमेगा एल स्क्वायर 9B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32, और VB माइनस V हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32, और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका VA माइनस VB आ जाएगा, ठीक है।
आपका VA माइनस V हो जाएगा क्या 9। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कहेंगे VB माइनस V हो जाएगा क्या B ओमेगा L स्क्वायर बाय 32। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या जाएगा B omega L square by 4. ये हो जाएगा आपका क्या आंसर।